किसी भी जमीन पर अपना झंडा गाड़ देना। आज जिस जमीन पे वो अपना झंडा गाड़ दिया वो जमीन उनकी है। उनके खिलाफ आप कहीं शिकायत करने नहीं जा सकते। कोई भी ब्यूरोक्रेट आपकी शिकायत को सुनने को तैयार नहीं था। कोई भी ब्यूरोक्रेट नीचे से लेकर ऊपर तक सब उससे पैसा खाता था, उस भूमाफिया से। और जो पैसा नहीं खाता था, जो ईमानदारी दिखाना चाहता था ब्यूरोक्रेट, उसको तबादला कर दिया जाता था। उससे भी बात नहीं बनती तो उसको धमकी दिया जाता, तो उसकी बेटी को उठा लिया जाता, तो उसके साथ कुकर्म किया जाता, उसको गोली मार दिया जाता। ये भूमाफिया तंत्र उस समय ऐसे विकसित हुए थे जैसे कि बरसात के समय में कुकुरमुत्ता। आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल वरुण सरकार पे। भाइयों, आज बहुत दिन से मैं सोच रहा था कि बिहार के बारे में कुछ चर्चा करें आप लोगों से, और ख़ास करके उन लोगों से चर्चा करूं जो 2000 से 2005 के बीच में जन्म लिया। उन्होंने 90 से 2005 के बीच का बिहार को नहीं देखा, बिहार को नहीं समझ पाया, बिहार की कार्य प्रणाली को नहीं समझ पाया। उनसे मैं आग्रह करता हूँ कि इस वीडियो को जरूर देखें और इस वीडियो को देखने के बाद निर्णय लें कि हमारा बिहार 1990 और 2005 के बीच का कैसा था। तो आइए, समय नहीं गंवाते हुए आपसे मैं कुछ बात करना चाह रहा हूँ। साथियों, किसी भी राज्य, किसी भी प्रांत, किसी भी जिला और किसी भी देश को चलाने के लिए कानून और संविधान का पालन करने वाला और पालन करवाने वाला का होना बहुत ही जरूरी है। देश और राज्य तभी निश्चित ढंग से आगे बढ़ पाता है, विकसित हो पाता है, जब संविधान में जो कानून लिखा गया है उसको पालन करवाने वाले हमारे पास ईमानदार अधिकारी हो और आम जनता उसको पालन करने के लिए मजबूर भी हो और अपनी स्वेच्छा से भी पालन करे। लेकिन क्या 1990 और 2005 के बीच में ऐसा हुआ? आज इसी पे चर्चा हम करते हैं। तो आइए दोस्तों, 1990 की जब बात आती है तो रोंगटा खड़ा हो जाता है शरीर का। मैंने उसको देखा है, मैंने उसको थोड़ा समझा है। 1990 में गुंडा राज, बदमाशों का राज का इतना बोलबाला था, इतना बोलबाला था, उसके बारे में अगर वर्णन किया जाए तो शायद 200-400 पेज कम पड़ जाएगा। अब मैं 2-4 उदाहरण देके आपको बताना चाहता हूँ। अगर कोई व्यक्ति बैंक लोन लेने के लिए जा रहा है और वहां से जब बैंक से बाहर निकला तो 5-10 राइफल वाले, कट्टे वाले बदमाश उनको घेर लेता था। बोलता था, कहाँ से आ रहे हो? बैंक से आ रहे हो? कितने पैसे निकाल के आ रहे हो? बोला, बाबूजी मैं तो लोन लेने गया था। कहाँ साले तुम झूठ बोलता है, बैंक से पैसा लेकर के आ रहा है, दिखाओ दिखाओ कितना पैसा। इतने देर में तो 2-4 बंदे उनके पॉकेट में हाथ डाल चुका होता था। और उसके बाद में अगर विरोध करता था सामने वाला तो उनका या तो हाथ पांव तोड़ दिया जाता था या उसको गोली मार दी जाती थी। दोस्तों, ऐसा आलम था। दिन में अगर आप कहीं कचहरी चले गए, कहीं टिकट कटाने के लिए प्लेटफॉर्म में, रेलवे प्लेटफॉर्म पे चले गए, कहीं ब्लॉक चले गए, तो कहीं भी आप सुरक्षित नहीं थे, कहीं भी सुरक्षित नहीं थे। हर चौक चौराहे पर पुलिस वाला मिलने के बजाय आपको कट्टा वाला और राइफल बंदूक वाला मिलता और आपसे सिर्फ ये पूछता, अरे ब्लॉक से आ रहा है, ब्लॉक में तुमने क्या काम करवाया? तो कुछ जमीन का काम था बाबूजी, वही करने आए थे। अरे साला तेरे पास जमीन भी है? अरे बोला मारो इसको, मारो। पॉकेट में देखो कितना पैसा है। घड़ी भी छीन लिया, आपके पास में जो 10, 20, 50, 100, 200, 500 रुपये वो भी छीन लिया। ज़्यादा विरोध किया, हाथ पांव तोड़ दिए, ज़्यादा विरोध किया, मार करके फेंक दिया। कोई भी जगह आप सुरक्षित नहीं थे। कहीं भी किसी भी दिन आपकी हत्या हो सकती थी, किसी भी दिन आपका बलात्कार, आपकी बहू बेटी का बलात्कार हो सकता था। ये आप निश्चित नहीं कर पा सकते थे कि हम किसी घर में सुरक्षित हैं, घर के बाहर गली में सुरक्षित हैं, गली के बाहर मोहल्ले में सुरक्षित हैं, मोहल्ले के बाद क्या हमारा जो क्षेत्रीय बाजार है वहां सुरक्षित है, हम रेलवे प्लेटफॉर्म पे सुरक्षित है। कहीं भी आप सुरक्षित नहीं थे। गुंडा राज का ये आलम था, कि आप अगर मार्केट से साग सब्जी भी लेके आ रहे हैं
तो वो पूछता था, अरे भाई इतनी सब्जी कहाँ लेके जा रहे हो? 5-10 गुंडे मिल गए, लट वाले, काले काले लट वाले, तेल पिला के किसी चौक चौराहे पे पुलिया पे खड़े रहते थे। बोलते थे, भाई इतनी साग सब्जी लेके आ रहे हो, क्या तुम्हारे यहाँ बरबरात आ रहा है क्या? अरे नहीं बाबू जी, बड़ा परिवार है घर में, जरा खाना। और इस वाला ही बोला गूंगा बोला, मर मर इसको मर। हाथ पांव तोड़ना आम बात था, विरोध करते आपको गोली मार के फेंक देता। कोई थाना नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई कुछ नहीं। यहां तक देखा गया है कि जो गुंडा, जो बदमाश आपको गोली मारा और उसके विरुद्ध जब आप थाने में केस करने गए तो दरोगा साहब बेंच पे बैठे हुए और वही गुंडा दरोगा साहब के कुर्सी पे बैठा पड़ा है। अब किनसे न्याय मिलेगा? दरोगा साहब तो बेंच पे बैठा पड़ा है और गुंडे कह रहे हैं दरोगा जी खरी लगा खिलाओ। ये आलम था। यहाँ तक कि मैंने कई का सुना है कई बार कि एसपी साहब के यहाँ एक मजबूर पिता जब शिकायत करने गया कि हमारी बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार कर दिया गया, जबकि हमारी बेटी का कोई कसूर नहीं था, तो जब एसपी साहब के दरबार में गया तो एसपी साहब को देखा कि नीचे बेंच पे बैठा हुआ है और वही बलात्कारी करने वाला गुंडा और उनका सरदार जो है ना कुर्सी पे बैठा हुआ था और कह रहा है एसपी साहब को, भाई एसपी चाय बनवा ले। ये आलम था। कोई प्रशासनिक तंत्र काम नहीं कर रहा था, गुंडे के सामने शरणागत हो चुका था। गुंडा चाहे आपको गली में छेक ले, गली में मार दे, गुंडा चाहे आपको खेत में मार दे, गुंडा चाहे आपको एयरपोर्ट में मार दे, गुंडा चाहे आपको रेलवे स्टेशन में मार दे, गुंडा चाहे आपके थाना के प्रांगण में मार दे, गुंडा चाहे स्कूल के प्रांगण में मार दे, गुंडा चाहे आपके ब्लॉक के प्रांगण में मार दे। कहीं भी आपकी हत्या की जा सकती थी और उसका कहीं कोई भी रिपोर्ट दर्ज नहीं हो सकता था। क्यों? गुंडा ब्यूरोक्रेट जो था, एसपी डीएसपी कलेक्टर, उनको तो कहता था तू बोलेगा तुमको जूते से मारूंगा, और उसके बाद में दूसरे तीसरे दिन 5वें दिन देखा जाता था किसी मंत्री से हाथ मिला करके माला पहना रहा है। अगर कभी कभी देखा गया तो मुख्यमंत्री के आवास में चक्कर लगा रहे, मुख्यमंत्री के आवास में जो है चाय पानी पी खा रहा है, तो किसके पास शिकायत करने जाओगे? शासन के पास। शासन उनके गुलाम है, किनके पास शिकायत करने जाओगे आप? मंत्री संतरी के पास, मंत्री इनके गुलाम थे, किनके पास आप शिकायत करने जाओगे? मुख्यमंत्री आवास पे, मुख्यमंत्री आवास पे शिकायत करने जाओगे, वो गुंडा तो वही बैठा हुआ है और वो वहां पे चाय पी रहा है, वो वहां तो माला अर्पण कर रहा है, माला पहनाया जा रहा है बड़े बड़े नेता को। ये गुंडा राज था। ना आप घर में आप सुरक्षित थे, न गली में सुरक्षित थे, ना रोड पे सुरक्षित थे, कहीं भी सुरक्षित नहीं थे। तब जानते क्या हुआ? तब क्या हुआ? हर एक घर में संविधान बनाया गया। वो अपने अपने घर के लिए संविधान बनाया गया। संविधान में जानते हैं क्या लिखा होगा? आश्चर्यजनक बात आप भी सुन करके दंग रह जाएंगे। संविधान में लिखा गया कि घर का कोई भी पुरुष अगर किसी काम से बाहर जाता है और 5 बजे शाम तक अगर घर नहीं लौट पाता है तो वो जहां 5 बजता है वहीं किसी यार दोस्त रिश्तेदार किसी के यहाँ भी रुक जाएगा, किसी के यहाँ भी ठहर जाएगा, लेकिन घर नहीं आएगा। अगर खाना मिलता है तो खाना खा लेना, नहीं मिलता है, पानी नहीं मिलता है तो प्यासा रह लेना, लेकिन वहीं रह लेना, आपको घर आने की जरूरत नहीं। अगर आप घर आते हैं तो आपके साथ अगर किसी तरह का हेर फेर होता, हत्या होता, हाथ पांव टूटता है तो हम जिम्मेदार नहीं है, हम सिर्फ इतने का जिम्मेदार है कि आपके लिए रो लूंगा। ये संविधान घर में बनाया था, उस संविधान में उन्होंने लिखा था। उन्होंने संविधान के दूसरे लाइन में लिखा था कि कोई भी घर की बहू बेटी अगर शौच करने के लिए खेत में जा रही है तो उसके साथ घर की दादी, चाची, नानी, काकी, दुनिया का जो कोई भी है 4-5 औरत उनके साथ जाएगी। अकेले कोई भी लड़की जो है शौच करने बाहर नहीं जा सकती। ये संविधान में लिखा हुआ था। और अगर ऐसा कोई इसका अवहेलना करता है, कोई लड़की अकेले बाहर जाती है शौच करने, तो उसके साथ अगर बलात्कार होता है, उसके साथ कोई हादसा होता है, तो हम लोग कोई जिम्मेदार नहीं, हम लोग सिर्फ रोने वाला है, कोई थाना पुलिस सुनने वाला है ना, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। तीसरे लाइन में लिखा हुआ था, घर के संविधान में उन लोगों ने लिख रखा था कि हमारे घर की कोई भी लड़की पढ़ने नहीं जाएगी। क्यों? कि क्या पता कि उस गुंडे को कौन सी लड़की पसंद आ जाए और उसको उठा के ले जाए, उसके साथ सामूहिक बलात्कार कर दे। और ऐसा होता था। हफ्ते में, महीने में 10, 20, 100, 200, 500 लड़कियां का बलात्कार हुआ करता था एक महीने में बिहार में। गुंडे राज की हत्या की तो बात छोड़ दो, रेप की बात मैं कर रहा हूं। यहां तक बेटा और बाप और बेटी अगर कहीं जा रहा है और 4 गुंडे को पसंद आ गया तो वो बाप से कहता था ये बेटी तुम्हारी है? तो हाँ जी हमारी बेटी है, ये बेटी बहुत अच्छी लगती है, हमारे यहाँ 2 दिन के लिए पहुंचा दो। अगर विरोध करता था तो उसके सामने उस लड़की का रेप किया जाता था और उनके बाप को गोली मार दी जाती थी। ये सारी कहानी वहां की आम थी सन 1990 से 2005 के बीच में। ये गुंडा राज वाला कहानी आपने सुन लिया। एसपी डीएसपी कलेक्टर तो गुंडे को चाय पिलाता था और खैनी लगा के खिलाता था।
कोई था शासन प्रशासन कोई भी कुछ नहीं था। अब आइए दूसरे दूसरे पॉइंट पर थोड़ा चर्चा करते हैं। उसके बाद में उसमें भूमाफिया का बोलबाला था। भूमाफिया, जमीन हड़पने का अधिकार समझने वाला कुछ लोग शासन सत्ता से प्रभावित होकर के, शासन सत्ता से मिल करके कुछ माफिया तंत्र ऐसे पैदा हुए। रेलवे की जमीन हो तो वो हड़प लिया, आपका ब्लॉक की जमीन है वो हड़प लिया, आप ग्राम पंचायत की जमीन है वो हड़प लिया, कोई आपका क्या बोलते हैं कि रेलवे का यार्ड हो वो हड़प लिया, एयरपोर्ट की जमीन है वो हड़प लिया, स्कूल का मैदान की जमीन है वो हड़प लिया, समुदाय का भवन की जमीन है वो हड़प लिया। ये सब उन लोगों का एक अधिकार था, किसी भी जमीन पर अपना झंडा गाड़ देना। आज जिस जमीन पे वो अपना झंडा गाड़ दिया वो जमीन उनकी है, उनके खिलाफ आप कहीं शिकायत करने नहीं जा सकते। कोई भी ब्यूरोक्रेट आपकी शिकायत को सुनने को तैयार नहीं था। कोई भी ब्यूरोक्रेट नीचे से लेकर ऊपर तक सब उससे पैसा खाता था, उस भूमाफिया से। और जो पैसा नहीं खाता था, जो ईमानदारी दिखाना चाहता था ब्यूरोक्रेट, उसको तबादला कर दिया जाता था, उससे भी बात नहीं बनती तो उसको धमकी दिया जाता, तो उसकी बेटी को उठा लिया जाता, तो उसके साथ कुकर्म किया जाता, उसको गोली मार दिया जाता। ये भूमाफिया तंत्र उस समय ऐसे विकसित हुए थे जैसे कि बरसात के समय में कुकुरमुत्ता, वो उस तरीके से वो विकसित हुए थे। सभी की जमीन छीन लेना, सरकार की कोई भी तंत्र की जमीन छीन लेना उनका हॉबी था। उससे भी पेट नहीं भरा तो अगर उनके घर के सामने किसी गरीब का घर है और इनको घर बनाने में, भूमाफिया को घर बनाने में जगह थोड़ा कम पड़ रहा है, तो वो सामने वाला गरीब आदमी से कहता है कि भैया ये जमीन तो, ये घर तू मुझे दे दे और 10-5 हज़ार रुपये 2-4 हज़ार ले ले। अगर वो मना करता तो उसके घर में आग लगा देना हम बात थी। उसके आदमी को रोड चौराहे पे, चौक चौराहे पे और गली कूचे में और खेत में मार देना, उनकी हत्या कर देना अलग बात थी। हत्या करके डराना और उसके घर को ले लेना, उसके घर को तोड़ करके अपना बड़ा घर बना लेना, ये आम बात था। अगर किसी गरीब का जमीन है उनके भूमाफिया के जमीन के सामने, तो उनको बोला भाई ये जमीन तू मुझे दे दे। अगर वो विरोध कर रहा है, भाई हमारे पास 4-5 बच्चे हैं भाई और छोटे से जमीन का टुकड़ा, मैं मेरा भरण पोषण कैसे होगा, मैं नहीं दे पाऊंगा। अच्छा तू जमीन नहीं देगा, मुझे नहीं देगा, कोई बात नहीं, ठीक है। दूसरे दिन 4 बंदे आए, उसको मारा पीटा, हाथ पाँव तोड़ दिया। कोई लड़का आया, उसका भी हाथ पाँव तोड़ दिया। अगर कोई ज्यादा विरोध किया, गोली मार दिया, उसकी जमीन पे चढ़ गया। ये उस समय हुआ करता था, ये भूमाफिया का काम था। अब आइए तीसरी बात पे आप विचार कीजिए। जाति संघर्ष उस समय चरम बिंदु पर था, चरम बिंदु पर जिसको आप कह सकते। जाति संघर्ष हुआ कैसे? अपने आप एक जाति दूसरी जाति को मारना पीटना शुरू नहीं कर दिया। हुआ क्या था, अब ध्यान से सुनिए, हुआ क्या था। उस समय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लालू प्रसाद यादव जी 3 नारा लगाया था। एक नारा लगाया था भूरे बाल को साफ करो, ठीक। दूसरा नारा लगाया था बैकवर्ड फॉरवर्ड, और तीसरा नारा लगाया था सामान्य जाति और नीच जाति। आइए अब थोड़ा सा इस पे विश्लेषण कर लें कि अब भूरे बाल को साफ करने क्या मतलब था। भूरे बाल को साफ करने का मतलब था कि लालू यादव जी, मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने रंगमंच पर से कहा था कि ये जो राजपूत, भूमियार, ब्राह्मण और कायस्थ है ना, ये 100-200 साल से हमारे ऊपर राज किया, हमारे घर पे, हमारे समाज पे, हमारी बहू बेटी पे राज किया है। अब मेरी सरकार आई है, अब ये नहीं चलेगा। तो उन्होंने क्या किया, बोला भूरे बाल को साफ करो, यानी भूरे बाल जहां मिले उसको मारो काटो, उसकी जमीन छीन लो, उसका घर छीन लो, उसकी आसमत लूट लो, जो कुछ करना है करो, फ्री हो, ये चलेगा। हुआ क्या परिणाम? परिणाम क्या हुआ? 12 बार नरसंहार हुआ बिहार में, 12 बार नरसंहार हुआ। गांव में 50-50 राइफल वाले, बंदूक वाले घुस करके घर से निकाल के 50-50 लोगों का गर्दन काट दिया। एक रात में 50-50, 70-70 लोगों का गर्दन काट दिया। और उसके बाद भी पेट नहीं भरा, उसके घर में आग लगा दिया गया। ये घटना 12 नरसंहार की बात करते हैं ना, तो जातीय संघर्ष में नरसंहार आता 12 बार भूरे बाल वाले का नरसंहार किया गया इस बिहार की भूमि पे। ये रुका कब? ये रुका, लेकिन रुका कब? ये रुका तब जब ये भूरे बाल वाले यानी राजपूत, भूमियार, ब्राह्मण कायस्थ जो था, अपनी जान माल को बचाने के लिए, अपने घर परिवार को बचाने के लिए इन्होंने एक सेना तैयार किया। रणवीर सेना नाम था उसका। रणवीर सेना तैयार हुआ और रणवीर सेना ने कसम खाया, मैं अपने घर, अपने समाज, अपनी जाति सभी की सुरक्षा करेंगे। उसके लिए अगर मुझे जान देना पड़ेगा जान दे देंगे, और अगर उसके लिए किसी का जान लेना पड़ेगा तो जान ले लेंगे। तो हुआ क्या,
रणवीर सेना ने भी एक गांव में घुस करके 40-50 बैकवर्ड वाले को, नीची कास्ट वाले को काट दिया, गर्दन उड़ा दिया। उस दिन जब शासन प्रशासन मुख्यमंत्रालय तक ये बात गई, तब लगा कि नहीं अब बात बिगड़ रही है, अब तो उनका सेना तैयार हो गया, अब जो है ना तुम 10 को मारेगा, 20 को मारेगा, तुम 50 को मारेगा, 100 को मारेगा। तो धीरे धीरे रुका। अब आगे आइए, आगे क्या हुआ? जब वो बात रुक गई तो उसके बाद में इनका नारा हुआ बैकवर्ड फॉरवर्ड। अब वोट भी तो लेना है ना, तो इनका नारा लगा बैकवर्ड फॉरवर्ड, यानी राजपूत, भूमियार, ब्राह्मण कास्ट जो है फॉरवर्ड में आएगा, और उसके बाद जो जितने जाति बच गए वो बैकवर्ड में आएगा। अब इन दोनों के बीच लड़ाई लगवा दिया। फॉरवर्ड का काम करने वाला कोई बैकवर्ड नहीं था, और बैकवर्ड के गांव में फॉरवर्ड आ नहीं सकता था। दोनों में ऐसी जातियां हिंसा करवा दी गई कि फॉरवर्ड परेशान था, बैकवर्ड के घर नहीं जा सकता था, बैकवर्ड के मोहल्ले नहीं जा सकता था, उनका क्षेत्र नहीं जा सकता था, और बैकवर्ड जो है ना उनके गांव में नहीं जा सकता था। उस समय स्थिति क्या हुई थी राजपूत, भूमियार, ब्राह्मणों का, कि अपना जनेऊ छुपा करके चलता था, अपना जनेऊ छुपा करके चलता था, और जब कोई पूछता था कि आप किस जाति से हो, तो अपनी जाति का नाम भी नहीं बता पाता था। क्यों? कि राजपूत, भूमियार, ब्राह्मण अगर बोलेंगे तो हमको काट देगा। ये स्थिति वहां चली थी। उससे चलते चलते जब आगे बात बढ़ी तो सामान्य जाति और नीच जाति का एक खाका तैयार कर दिया गया। अब नीच जाति में किसको किसको लाया? पासवान को लाया, मुसार को लाया, डोम को लाया, चमार को लाया, ये सब नीच जाति के कैटेगरी में आ गया। और बीच वाला हो गया, कुर्मी हो गया, धानुक हो गया, बिलदार हो गया, निषाद हो गया, और भी जितने हैं, शाह हो गया, ये सब जितने आ गए जो सामान्य जाति में, इन दोनों के बीच में लड़ाना शुरू किया। तो उस समय 1990 से 2000 के बीच में यही खेल चलता रहा, आपस में लड़ा और वोट पाओ, आपस में लड़ा और वोट पाओ। ये हो गए जी। अब आइए जी, एक विचार और कर लेते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य नीति पर। भाई, किसी राज्य का अगर विकास कराना है तो वहाँ शिक्षा बहुत सुनिश्चित होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी की शिक्षा होनी चाहिए, और स्वास्थ्य तो बेहतर होनी चाहिए। अब आइए इस पे हम थोड़ा विचार करते हैं। शिक्षा, उस समय ना तो कोई स्कूल खुला, ना तो कोई यूनिवर्सिटी खुला, ना तो कोई IIT कॉलेज खुला, ना तो ITI कॉलेज खुला, और न ही तो कोई विशेष कॉलेज खोला गया, पढ़ने पढ़ाने का प्रतिष्ठान खोला गया। उस समय खोला क्या गया? चारवाहा स्कूल। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ये शिक्षा में एक बहुत बढ़िया कदम था, मैं तो यही कहूँगा बहुत बेहतर कदम था। उन्होंने खोला चारवाहा विद्यालय। अब चारवाहा विद्यालय का मतलब क्या हुआ? उनसे अगर कोई पूछे तो मतलब तो यही हुआ ना भाई, कि चारवाहा विद्यालय में जो गाय भैंस चराता है, बकरी चराता है, भेड़ चराता है, वो आकर के पढ़ेगा कि गाय भैंस को कैसे चारा क्या देना चाहिए, कब देना चाहिए, कब पानी पिलाना चाहिए, कब उसको ठंडे में रखना चाहिए, कब उसको गर्म में रखना चाहिए, कब खेत में ले जाना चाहिए, कब जंगल में ले जाना चाहिए। ये सब की पढ़ाई वहाँ होनी थी। पढ़ाने वाला भी उसी तबके का लोग, अब पढ़ने वाला भी उसी तबके का लोग। कुछ नहीं हुआ, चारवाहा विद्यालय ठप का ठप रह गया। ठीक है जी। अब जो जनरल सामान्य स्कूल था वहाँ तो कोई पढ़ने जाता नहीं था। क्यों? कि शिक्षक जाएगा और वह विद्यार्थी कट्टे लेके जा रहा, शिक्षक अगर कुछ बोला, बाहर निकला, 4 कट्टे लेके तैयार है, शिक्षक को गोली मार देगा। तो शिक्षक अपनी जान कमाने के लिए क्यों आएगा पढ़ाने के लिए? वो घर में बैठा हुआ, पेमेंट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अब विद्यार्थी की बात रह गई, तो लड़की वहां पढ़ने क्यों जाएगी? रास्ते में तो वहां 4 को कट्टा लेकर के उसका रेप करने को तैयार बैठा हुआ है, तो वो क्यों जाएगी पढ़ने के लिए? माँ बाप ने पहले ही संविधान, अपने घर के संविधान में लिख रखा है कि भाई हमारे घर की कोई लड़की पढ़ने नहीं जाएगी। लड़के भी नहीं जाएंगे। लड़के किडनैपिंग करना आम बात था। लड़के किडनैपिंग कर ले, 50,000 मांग लेगा, 1 लाख मांग लेगा, 2 लाख मांग लेगा, 4 लाख मांग लेगा, कितना मांगेगा? जमीन बेच के देना पड़ेगा, घर बेच के देना पड़ेगा, संसार बेच के देना पड़ेगा, अपना किडनी बेच के देना पड़ेगा। तो इस वजह से स्कूल में स्टूडेंट, विद्यार्थी की कमी थी और शिक्षक तो आते ही नहीं थे। तो पढ़ाई क्या होगी? पीछे चलता गया। अब आइए, उस समय कहावत था कि भाई आपका भैंस नहीं मिल रहा है 2 दिन से, तो भैंस स्कूल में होगा। क्यों? कि स्कूल में भैंस बांधने वाला ही वहां जा रहा था। भैंस बांधना, गोबर थापना, यही सारे स्कूल में काम हुआ करता था। अगर किसी का कुत्ता नहीं मिल रहा है, पालतू कुत्ता, अगर किसी का बकरी नहीं मिल रहा है, तो किसी से पूछे तो बोलेगा हॉस्पिटल में होगा।
हॉस्पिटल में क्यों होगा भाई? वहाँ ना डॉक्टर है, ना तो वहाँ नर्स है, और ना तो वहाँ कोई मरीज है, तो सारे आवारा कुत्ता वहीं बैठेगा, सारा आवारा कुत्ता वहीं रहेगा, और बकरी गाय माल जितने भी है वहाँ रहेगा। तो ये व्यवस्था थी आपका हॉस्पिटल का और स्कूल का। ठीक है जी। अब आगे आइए, रंगदारी का बोलबाला। दोस्तों क्या कहा जाए, आप अगर एक कोई ठेकेदार पुलिया बना रहा है, 2 लाख का पुलिया बना रहा है, तो 5 रंगदार आता था, राइफल बंदूक लेके और बोलता था भाई कितने का बना रहा है पुलिया? 2 लाख का, 50,000 मेरे घर पे भेज दियो। नहीं भेजा तो कल तेरा खैर नहीं भाई, और अगर नहीं भेजा तो परसों उसकी लाश कहीं न कहीं मिली है। पुल बना लो, पुलिया बनवा लो, कहीं बांध बनवा लो, कहीं सड़क बनवा लो, छोटा सड़क बनवा लो, घरेलू सड़क बनवा लो, बाहर का सड़क बनवा लो, कोई भी चीज बनवा लो, यहाँ तक कि आप अपना घर भी बनवाओ, तब भी 5 गुंडे आ जाते थे कि भाई घर बना रहे, तेरे पास बहुत पैसा, 50,000 रुपये भेज देना, नहीं तो तेरा खैर नहीं है। ये रंगदारी का आलम था। हर लोग पुलिया पुल बांध बनाने वाले ठेकेदार भाग जाया करते थे, कर रहा था क्या बनाऊंगा, जितने में हमको बचना है उतना तो रंगदारी लेके चला जाएगा, और उसके बाद मटेरियल हमको घर से देना पड़ेगा, सरकार के इंजीनियर को ओवरसियर को अलग से हमको कमीशन देना पड़ेगा, तो फिर कैसे बात बनेगी? हम बना ही नहीं रहे तो कुछ नहीं बन पाता था। ये रंगदारी का आलम था। रंगदारी का ये आलम था भाई साहब, आप अगर शादी करने जा रहे हैं और पता चल गया कि इनके घर में 2 लाख रुपए का था, तेरे घर में साला लूटपाट हो जाएगा, डाका पड़ जाएगा, न 50,000 रुपये भिजवा दे। ये रंगदारी का आलम, रंगदारी का ये आलम था। आप अगर नया बाइक खरीदे, नया कार खरीदे, तो नया कार लेकर के अगर आप रोड पे गए, 50,000 कोई रंगबाज मांगा और आपने उसको नहीं दिया, तो आपकी कार से आपको उतार के आपकी कार लेके चला जाएगा। आप बाइक नया खरीदे, बाइक लेके अगर आप जा रहे हैं और बाइक का लेके जा रहे हैं और रंगदार मिल गया और मांगा पैसा 10,000 5,000 नहीं दिया आपने, आपको 4 बंदूक मारेगा, आपको भगा देगा, जा रहा विरोध करोगे वहीं गोली मार देगा, और उसके बाद में आपका बाइक लेके चला जाएगा। कुछ भी आपके लिए सुरक्षित नहीं था। ये रंगदारी का माहौल। अब आइए 1-2 चीजें और बात कर लें, 1-2 बात और रह गई। बिजली और सड़क, बिजली और सड़क की जब बात करें तो उस समय एक मुहावरा चलता था बिहार में, जो आज भी आप लोग सुनते होंगे। बिहार के लोग बोलता था सड़क के बारे में कि सड़क गड्ढा में है कि गड्ढा सड़क में है। ये अनुमान लगाना मुश्किल था। लोगों का कहना था कि शायद 2-4 फुट के गड्ढा में 1-2 जो है ना 10 किलो 20 किलो बालू सीमेंट सरिया डाल दिया, बस रोड बन गया। यानी कि रोड गड्ढा में बनाओ, गड्ढा ही है, या सड़क ऐसा घटिया मटेरियल से बना जो 1 साल में 2 फुट गड्ढा हो गया। ये हालत था, ये आलम था, ये मुहावरा चल रहा था बिहार में कि गड्ढे में सड़क या सड़क गड्ढे में। ये मुहावरा प्रचलित था। इसका क्या मतलब हुआ दोस्त? 10 किलोमीटर आपको चलने में, आपकी साइकिल से, आपकी मोटरसाइकिल से चलने में 3 घंटा लगता था। ये आलम था उस समय बिहार का। अब आइए बिजली की बात करते हैं। हजारों हजार गांव में सन 1990 से 2005 के बीच में हजारों हजार गांव के लोग ये नहीं जानता था कि बिजली किस पंछी का नाम है, अब बल्ब होता कैसा है, बल्ब का अंदर जो तार होता है वो जलता कैसा है, और उसके जलने से क्या पूरा घर अंजोला हो जाता है, वो लोग नहीं जान पाता था। और अगर किसी गांव में किसी जगह अगर बिजली आ भी रही है तो आने का तो अभी है, समझ में आ गया कि 10 मिनट पहले आया, लेकिन अब गई तो फिर कब आएगी, कल आएगी, परसों आएगी, तरसों आएगी, कि या 10 दिन आएगा या 15 दिन में आएगा। ये स्थिति थी बिजली की। तो बिजली की भी व्यवस्था हो गई खत्म साहब। अब आइए एक अंतिम बात रह गई, अंतिम 2 बात रह गई। एक बात क्या रह गई? सबसे खतरनाक बात बिहार के लिए ये हुआ उस समय जो चालू हुआ ये प्रचलन ना, ये कार्य प्रणाली वो आज तक ही चल रहा है लगभग, आज कम हो गया लेकिन पहले बहुत ज्यादा था। वो क्या था? बिहार का डेमोक्रेसी, यानी कि बिहार का जनसंख्या को असंतुलित कर देना, बाहरी घुसपैठिए को मेहमान बना के अपने क्षेत्र में बसाना, उनका राशन पानी की व्यवस्था कराना, उनकी बिजली का व्यवस्था कराना, उनकी पानी का व्यवस्था कराना, उनके रहने सहने के लिए जमीन की व्यवस्था कराना, ये सब करा करके हमारा बिहार का जातीय ये जिसको समीकरण कहते हैं उसको बिगाड़ दिया गया। इतना बिगाड़ दिया कि घुसपैठिए आज के डेट में एक राज्य में 80% 85% हो चुका है। हम अल्पसंख्यक हो चुके हैं बिहार के निवासी, और वो इतना बहुसंख्यक हो चुका है कि 80% हुआ है, 15% मैं हूँ।
आप पता लगा लीजिए बिहार में ये जो जनसंख्या का समीकरण बदलने की कहानी बनी, ये बहुत खतरनाक कल भी था, आज भी है। आज भी एन प्रकार चल रहा है, कम चल रहा है लेकिन चल रहा है। ठीक है जी। उसके बाद एक बात और आई है, उसमें चुनाव कैसा होता था। आज जैसे कि बोला जा रहा है कि वोट चोरी हो रहा है, वोट चोरी कर रहा है मोदी सरकार, वोट चोरी कर रहा है मोदी सरकार, वोट चोरी करके जीत रहा है मोदी सरकार। उस समय की कहानी थोड़ा सा मैं 2-4 लाइन में बता सकूं तो बताता हूं। दोस्तों, सत्तासीन अपने हर एक बूथ पे इतने गुंडे को पालता था, 10, 20, 25 गुंडे को पालता था एक एक बूथ पे, और उनको ये कहा जाता था कि आपको किसी भी तरीके से हमारा जो है ना जीत सुनिश्चित कराना है, उसके लिए आप जो करो आप जानो। बूथ लूटना है बूथ लूट लो, बक्सा बदलना है बक्सा बदल लो, किसी का हत्या करना है हत्या कर दो। जैसे आज पश्चिम बंगाल में हत्या हो रही है, हर एक बूथ पे 1, 2, 4 की हत्या हो रही, किसी घर में आग लगा जा रहा। वो हमारे 90 के दशक में हुआ करता था बिहार में, बूथ लूट दिया जाता था, वोट देने को जाता था उसको मार के भगा दिया जाता था, और उनका वोट पहले डल जाता था, मरे हुए का वोट जिंदा का वोट जल जाता था, कमजोर लोगों का वोट डल जाता था, और उससे भी बात नहीं बनती थी। तो वो उसमें एक प्रचलित कहावत निकला था। क्या निकला था? बोतल से जीन निकलेगा, बोतल से जीन निकलेगा, और सरकार उन्हीं की बनेगी जिनकी सरकार थी। इसका मतलब जानते हैं क्या होता था? जब गुंडे सबको लगता था कि इस बूथ से हमारे सरकार को वोट नहीं पड़ा है, तो वो वहां से जब ट्रक जाता था तो उसके पहले जितना वोटिंग होता था वह उतना वोटिंग अपने सरकार के पक्ष में करके बैलेट पेपर को बक्सा में बंद कर दिया जाता था, और रास्ते में उस बक्सा को उतार के रख लिया जाता था और अपने वाले बक्से को चढ़ा दिया जाता था। जब वोटिंग की गिनती होती, सरकार जीत जाती थी। और वो कैसे पता चलता था कि बोतल में चीन निकला? तो बोतल में जीन कैसे निकला वो पता कब चलता था? जब गिनती हो जाती थी, उसके बाद में कभी सोनपुर नदी में 50 बक्सा मिला बूथ वाला, 50 बक्सा मिला, सब पंपलेट उसी में है। कभी लखीसराय वाले नदी में 100-200 बक्सा मिलता था, कभी काली पहाड़ के नीचे में बक्सा मिलता था 100-200, 500, कभी और किसी नदी के किनारे, कभी और किसी मैदान में मिलता था। ये जीन निकलना होता था। यानी वोट आप चाहे जिनको दो, सरकार वही जीतेगी जिनका जीन निकलेगा, और जीन निकलना यही था, बूथ बदल देना, बूथ का वोट बदल देना और अपने सरकार के पक्ष में ले लेना। तो दोस्तों, इतना होने के बाद भी जनता ने, किसी ने बिहार को जंगल राज की संज्ञा नहीं दिया था। ये बिहार को जंगल राज की संज्ञा कब मिली? संज्ञा सन 1997 में, 97 में एक अपील हो रहा था माननीय उच्च न्यायालय पटना में। तो पटना के जज साहब को कहना पड़ा, मजबूरी में कहना पड़ा कि हमें लग रहा है कि बिहार में सरकार का राज नहीं है, भ्रष्ट तंत्रों का जंगल राज चल रहा है। सन 1997 में ये उच्च न्यायालय का जज का स्टेटमेंट था। वही स्टेटमेंट जो है ना लोगों तक पहुंचा, और वो लोगों तक पहुंच के आज तक भी पहुंचा हुआ है। ये सारे दोस्तों, मैंने बिहार के बारे में सब कुछ बताया। अब आप थोड़ा आकलन कर लेंगे क्या गलत था क्या सही था। खास करके युवा वर्ग के लोगों से गुजारिश करता हूँ, इसको समझेंगे, पढ़ेंगे, लाइक करेंगे, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, जय भारत।